मेरा नाम जूली है। मेरी शादी कल ही हुई थी। कहने का मतलब है कि मेरी शादी को आज दूसरा ही दिन था। हम सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए बात कर रहे थे कि मेरा देवर गजेंद्र भी मेरी सास के पास ही बैठा था और मुझे छुप छुप कर तिरछी तिरछी नजरों से देखे जा रहा था। वह मेरे सामने आता हुआ बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। खैर, कुछ देर के बाद मेरे पति रोहन भी कमरे में आ गए। उनके आते ही सब धीरे धीरे उठकर चले गए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका था। लगभग रात के 10 बज चुके थे। थोड़ी सी बातें करके हम दोनों भी सो गए। मेरे पति बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, जो कि मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और मेरे ससुराल में भी अभी तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। और शादी को 3 महीने बीत गए थे, लेकिन अब तो सब लोग प्यार करने लगे थे और मेरा देवर गजेंद्र भी मुझसे बहुत मजाक करता। पूरा दिन मेरे पीछे पीछे लगा रहता था और बहुत बातें करता। मैं भी उसकी बातों पर हंसती रहती थी और अपने घर का काम भी सारा कर लेती थी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तो मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो वह एकदम से घबरा गया और उसने तुरंत टीवी को बंद कर दिया। मुझे थोड़ा सा शक हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो मुझे देखकर तुरंत ही टीवी तुमने बंद कर दिया? वह बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे पता लगाना था कि आखिर वह क्या देख रहा था, और मैं कमरे से बाहर निकलकर उसे छुप छुप कर देखने लगी। उसने सोचा कि भाभी चली गई है और टीवी फिर से चला दिया। मैंने देखा तो वह एक डरावनी सी फिल्म देख रहा था, जो कि इसको मेरी सास और मेरे पति ने देखने से मना कर रखा था, क्योंकि इसे सारी रात डरावने सपने आते हैं और यह घर में किसी को भी सोने नहीं देता। वो सारी रात जोर जोर से रोता था। मैं अंदर आई और बोली, आज तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। उसने यह सुनते ही रोने वाला चेहरा बना लिया और बोला कि आज के बाद नहीं देखूंगा, प्लीज भाभी, भैया से कुछ मत कहना। खैर, मैंने तो छोड़ दिया। मुझे अपना ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगता था। मैं यहाँ सच में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी जिंदगी में दुखों की आंधी आने वाली थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठे हुए मेकअप कर रही थी, क्योंकि रोहन के घर आने का वक्त हो रहा था। लेकिन उनसे पहले गजेंद्र, जो मेरा देवर था, मेरे कमरे में आया और मुझे मेकअप करती हुई को बड़े ही गौर से देखने लगा। और उसने एक लिपस्टिक उठाकर दी और बोला कि भाभी, ये लगा लो, यह मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों बच्चे को उदास करना, और मैंने वही लिपस्टिक लगा ली। वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, भाभी, अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह कहकर मेरे गले लग गया। उसकी यह हरकत मुझे बड़ी अजीब लगी और मैंने उसे पीछे हटा दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वह समझ गया और बोला, भाभी, आप तो गुस्सा हो गई। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो ना, बल्कि मुझे आप उनसे भी ज्यादा प्यारी लगती हो। लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया, मुझे माफ कर दो। यह बोलकर वह मेरे कमरे से चला गया। अब मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी। मैं सोच रही थी कि गजेंद्र ने तो मुझे बड़ी बहन समझकर गले लगाया था और मैं उसे कितना घटिया सोच रही थी। अब मैं अपने आप से शर्मिंदा थी, लेकिन फिर मैंने अगले दिन उसके साथ फिर से ऐसा ही व्यवहार कर दिया। वह मेरे गले में हाथ डालकर इधर उधर चलता और न जाने क्यों मेरे दिल से आवाज आती कि ये सब शायद गलत हो रहा है, लेकिन दिमाग कहता कि ऐसा नहीं है। वह छोटा बच्चा है और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। हालांकि गजेंद्र इतना छोटा भी नहीं था, हाइट में तो वह मुझसे लंबा ही था, लेकिन उसकी उम्र अभी 13 साल थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी कि गजेंद्र स्कूल से आया और वह मुझे ढूंढता हुआ किचन में ही आ गया। मैंने उसको आते ही बोला कि जाओ, जाकर ड्रेस बदल लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। वह मेरे गले लगा, लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था, तो मैंने उसे पीछे हटा दिया और वह मेरे करीब आकर अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, अरे भाभी, इतना सारा काम क्यों करती हो? थोड़ा काम बहन से भी करा लिया करो, वो भी तो सारा दिन टीवी ही देखती रहती है। तो मैंने उसे हंसकर बोला
कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो देखना सारे काम तुम्हारी पत्नी से ही करवाऊंगी। वह बोला, भाभी मेरी पत्नी आप बिल्कुल अपने जैसी ही लाना। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो। आज मुझे उसकी नज़रों में थोड़ा खोट दिखाई दिया। मैं किसी से बुरा बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उसे डांट देती तो वो मेरी सास और ननंद को यह बात बता देता और वह मुझसे गुस्सा हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि रात में पति रोहन से बात करूंगी, उनको प्यार से सारी बात बताऊंगी, क्योंकि आजकल बहू के व्यवहार का सभी बुरा मानते हैं, लेकिन उससे कभी कोई यह नहीं पूछता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। सब यही सोचते हैं कि ये सब वो अलग रहने के लिए कर रही है। खैर, रात में जब मेरा पति रोहन घर आया और मैंने सारी बात उनको बताई, लेकिन रोहन मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, अरे यार, छोटा बच्चा है वो, तुम्हें मम्मी की तरह प्यार करता है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, इतना मत सोचो, चलो सो जाओ। अगले दिन मैंने गजेंद्र के स्कूल जाने के बाद यह बात अपनी सास को भी बताई, लेकिन वह भी हंसने लगी और बोली, तुमने तो हमें भी अपना दीवाना बना दिया है, तुम्हारे सारे काम ही इतने अच्छे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी ऐसी ही आए जैसी कि तुम हो। यह सुनकर मैं चुप रह गई। फिर मैंने अपने आप ही गजेंद्र से बोलना कम कर दिया और उसके रूम में भी जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद उसको इस बात का एहसास हुआ और वह मुझसे बोला, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप आजकल मुझसे बातें भी नहीं करती हो, बड़ी दूर दूर रहती हो मुझसे। तो मैंने हंसते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के कामों में ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। वह मेरी बात भी सुन रहा था और मुझे बड़े गौर से देख भी रहा था और फिर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आपके चेहरे पर यह जो तिल है ना, यह मुझे बहुत प्यारा लगता है, मन करता है कि बस तुम्हें देखता ही रहूं। मैंने उसे बड़े आराम से बोला कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो और बहन से ऐसी बात नहीं किया करते, ऐसा करना गलत बात है। वह चुप हो गया और वहां से बिना कुछ बोले ही चला गया। मैं भी घर के काम में लग गई। दिन कुछ अच्छे गुजरे और एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। रोहन मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई और बाकी सब घरवाले भी बहुत खुश थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे आराम करने और लंबा सफ़र करने को मना किया था। खैर, कुछ दिन बाद हम सबको एक शादी में जाना था। मैंने रोहन को बोला कि तुम सब चले जाओ और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ कर आ जाओ, लेकिन वे कहने लगे, नहीं, गजेंद्र भी नहीं जा रहा, क्योंकि उसके टेस्ट हैं, एग्जाम हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तुम दोनों घर पर रहना और तुम घर का काम मत करना, क्योंकि रात तक तो हम आ ही जाएंगे। और वे लोग इतना कहकर चले गए, लेकिन शाम होते ही बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और रात में रोहन का फोन आया और वे बोले कि हम सुबह तक ही आ पाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमचमा रही है। ऐसे में गजेंद्र को बहुत डर लगता है, तो उसे तुम अपने पास ही सुला लेना। मैंने इस बात के लिए रोहन को साफ साफ मना कर दिया और बोली कि अब वह बड़ा हो चुका है, अभी भी डरता है, उसे कोई डर वर नहीं लगता। मैं उसे अपने रूम में हरगिज भी नहीं सुलाने वाली। रोहन बोले, क्या तुम बड़ा बड़ा लगाए रखती हो, मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो, जैसा कहता हूँ कर लेना। और उन्होंने यह बोलकर फ़ोन रख दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने कमरे की कुंडी लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद बहुत जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा कि कहीं आसपास ही गिरी हो, और लाइट भी चली गई और मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने बहुत जोर जोर से खटखटाया। मैं समझी कि गजेंद्र ही होगा और वह डर गया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही देवर गजेंद्र मुझसे लिपट गया और बोला, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे कुछ देर गले लगाए रखा और बोलती रही कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगा। जब मैंने यह महसूस किया तो मैंने एक झटके से उसे दूर कर दिया। इतने में लाइट भी आ गई और बिजली भी कड़कना बंद हो गई। मैंने उसे बोला कि जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तूफान रुक गया है।
उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अरे भाभी, अभी मेरे अंदर का तूफान नहीं रुका, एक बार वह रुक जाए तब चला जाऊंगा। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और तुम्हारी माँ के समान हूँ। वह बोला, मेरी बहन और मम्मी तो शादी में गए हुए हैं, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसकी यह बातें सुनकर या उसे देखकर वह मुझे कहीं से भी 13 या 14 साल का नहीं लग रहा था। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और अपनी सारी हवस मुझ पर निकाल दी और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही और रोहन के आने का इंतजार करती रही, लेकिन अब मन कर रहा था कि किचन से चाकू लेकर उसे जान से मार दूं। फिर सुबह हुई, रोहन आ गए। रोहन के आते ही मैं उनके गले लगकर बहुत रोई और उसे रूम में ले जाकर सारी बात बताई। वह मुझ पर ही भड़क उठे और बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतने छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और यहाँ तक कि मुझे मारने पर भी उतर आए। खैर, मैंने हिम्मत की, अपना एक बैग लिया और अपने मायके में आ गई और अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी मम्मी बोली, तुमने उसे शुरू में ही क्यों नहीं डांटा? जो बात तुम मुझे आज बता रही हो, काश उस दिन बताई होती तो मैं तुम्हें सिखाती कि उसे कैसे हैंडल करना है। खैर, कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया और एक दिन मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो किया तो सामने से कोई लड़का बोला। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, वह मेरा देवर गजेंद्र ही था। और फिर अपना फ़ोन धीरे से मैंने रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। वो बोलने लगा कि भाभी प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं बहक गया था। मेरे दोस्तों और गंदी फिल्मों की वजह से मेरा मन खराब हो गया था। मुझे माफ़ कर दो भाभी प्लीज़, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने उसे बोला कि तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है कि जो माफ़ की जा सके। तुम्हारी गलती तो ऐसी है कि वो कभी माफ़ ही नहीं की जा सकती। तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है और मेरा घर बर्बाद किया है। तुम माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं हो। और मैंने इतना कहकर फ़ोन रख दिया और उसकी रिकॉर्डिंग अपने पति रोहन के पास भेज दी और बोली कि देखो, जिसे तुम मासूम सा छोटा सा बच्चा समझ रहे हो, वह कितना बड़ा दरिंदा राक्षस है। रोहन ये रिकॉर्डिंग सुनकर दंग रह गया और पूरी सच्चाई जानकर अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। जब गजेंद्र जेल चला गया तो मेरी सास और रोहन मुझे लेने मेरे घर आए। रोहन ने हाथ जोड़कर और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। खैर, मैंने भी इंसानियत के नाते उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी भाई अपने भाई बहन पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक कि वह हकीकत को ना जान ले। और हुआ भी यही था। जब से रोहन को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई का साथ ना देकर उसे सज़ा दिलाना सही समझा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उनके इंसाफ को देखकर मैं खुशी खुशी अपने ससुराल में आ गई और मेरा घर काफ़ी हद तक टूटने से बच गया। जिसका मुझे डर था वह अब जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद करती हूँ कि वह वहाँ से सुधर कर बाहर निकले, लेकिन मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बुरे लोगों की संगत से बचाए, ताकि किसी भी लड़की को मेरी तरह इस तरह के हालातों का सामना न करना पड़े। तो साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।